अब देखो कोई करे या ना करे अपने फैंस को एक्नॉलेज, जॉन सीना ये काम तो ज़रूर करते हैं। ये अभी ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको पता है। तो एक मैच में मैक्सवेल ने अभी ये हुआ है मैच, तो इसमें वो फैंस की तरफ देख के जॉन सीना का जेस्चर यू कैन नॉट सी मी करते हैं, और इस चीज़ को फिर जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया। आपको पता ही है जॉन सीना बड़ी ही अजीबो-गरीब हरकतें अपने इंस्टाग्राम के ऊपर करते रहते हैं। इवन जब मैंने इसका कमेंट सेक्शन में खोल के देखा, तो जो टी20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, उन्होंने भी जॉन सीना की जीआईएफ को पोस्ट किया हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा देख के कि क्रिकेट वाली चीज़ों में जॉन सीना रिएक्ट कर रहे हैं। और वैसे अगर हिस्ट्री भी देखें जॉन सीना की, तो आपको पता है कि इंडिया के अराउंड जो भी चीज़ें चल रही होती है उस पर रिएक्शन करते हैं। जैसे हर 3-4 महीने में शाहरुख खान की फोटो आना तो तय है। इवन मुझे याद है एमसी स्टैन तक की फोटो पोस्ट की थी जॉन सीना ने। तो अब सोच लो कि मतलब कैसा टाइम में हमें कि जॉन सीना मतलब इंडिया में जो भी चल रहा होता है उसको पोस्ट करते रहते हैं। तो ये तो वैसे भी उनका थोड़ा बहुत जेस्चर हो गया था, तो उन्होंने पोस्ट कर दिया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और क्रिकेट फैंस जो दोनों को देखते हैं, मतलब दोनों जो स्पोर्ट को देखते हैं, उनको थोड़े से मजे आ गए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। आज डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी बैटल ग्राउंड फाइनली हो चुका है, और कुछ मेजर चीजें मैं आपको इस शो से बताता हूं, मतलब इंटरेस्टिंग चीजें ही बताऊंगा। जॉर्डन ग्रेस और रॉक्सेन का जो मैच था, अब वहां पे ना मैच से पहले बड़े रूमर्स आ रहे थे कि भाई शायद सच में जॉर्डन ग्रेस मैच ही जीत सकती हैं, और अगर वो मैच जीत गई तो वो एनएक्सटी विमेंस चैंपियन बन जाएंगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, जॉर्डन ग्रेस हार चुकी है, और मुझे लगा भी था। वैसे मैच बहुत अच्छा था ये। फिर ईथन पेज और ट्रिक विलियम्स का भी मैच था, तो यहाँ पर भी सक्सेसफुली अपनी जो चैंपियनशिप है ट्रिक विलियम्स ने उसको डिफेंड कर लिया। ओबा फेमी का भी मैच था, और ओबा फेमी ने यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करके ना अपने जो आई थिंक 15 महीनों की स्ट्रीक है उसको भी कंटिन्यू करके रखा हुआ है। और मैं आपको पहले से ही बताया था भाई, ओबा फेमी वो नाम बनने वाले हैं मेन रोस्टर में आके, जिसको आने वाले 4-5 सालों में हर कोई जानेगा, क्योंकि उनका बिल्ड, उनकी फिजिक, जिस तरीके से वो रिंग में दिखते हैं बाकी सुपरस्टार्स के सामने, वो कुछ अलग ही दिखता है। तो उनके सक्सेस होने के चांसेस तो भाई पूरे पूरे लग रहे हैं। अब विंस क्या करते हैं, वो ओमोस जैसा हाल बना देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा ओबा फेमी के साथ होगा, क्योंकि उनकी हाइट साइज सब कुछ ज्यादा है, लेकिन साथ में वो हर एक वो चीज भी कर सकते हैं जो कि एक क्या बोलते हैं, एक जो बिल्कुल डिफॉल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार होता है वो कर सकता है। तो कुछ लिमिटेशंस मुझे नहीं लगता उनके साथ है। तो जस्ट आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आज 10 जून की जो तारीख है उसको याद रख लेना। अभी अंडरटेकर ने रिसेंटली अपने 6 फीट अंडर वाले पॉडकास्ट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोमोस की बात करी, और उसमें उन्होंने बोला कि मार्क हेनरी का जो 2013 वाला रिटायरमेंट प्रोमो था वो उनकी लिस्ट में आता है। और मेरे को याद है जब ये रॉ आई थी, जब टीवी पे देखी थी मैंने, मेरे को भी लगा था यार अरे बस मार्क हेनरी गया। वैसे उसके बाद से ऐसा भी नहीं कि मार्क हेनरी का करियर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे टॉप पे गया होगा, क्योंकि उनका जो टाइम है वो ढलना शुरू हो गया था उस टाइम के आसपास। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने किया, स्पेशली जॉन सीना को उन्होंने जो मारा, जॉन सीना को तो भाई हर कोई बजा देता था उस टाइम पे। वैसे तो अभी भी बजा ही रहे हैं, क्योंकि अब उनके साथ बुकिंग अच्छी नहीं हो रही, लेकिन अंडरटेकर ने इसको अपनी लिस्ट में जो रखा कि भाई ग्रेटेस्ट अगर प्रोमोस की बात हो रही है तो उसमें मार्क हेनरी का प्रोमो भी जरूर आएगा रिटायरमेंट का। अब मैं अगर पूछता अंडरटेकर से तो शायद ये सवाल भी पूछता कि क्या आपके लिस्ट में एजे स्टाइल्स का प्रोमो भी आने वाला है। वैसे वो ऑब्वियस हो गया था, क्योंकि हमको पता है एजे स्टाइल्स रिटायर तो होने नहीं वाले थे, तो इसलिए वो थोड़ा ऑब्वियस हो गया था। एक तो उस टाइम पे केफेब भी जो है वो अलाइव ज़्यादा रहता था, या फिर कह सकते हैं हमारे पास इंटरनेट का ज़्यादा एक्सेस नहीं था। पूरे 2 महीने हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की उस अनाउंसमेंट को, जो कि उन्होंने रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बोली थी। मैंने आपको इसके बारे में मल्टीपल चीज़ें बताई है कि रॉक ने उस पर रोक लगवा दी, लेकिन ब्रायन गेविट्स ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन स्टिल अभी 2 महीने हो चुके हैं, वो डॉक्यूमेंट्री अब भी नहीं आ रही। पता नहीं क्या हो रहा है भाई उसमें ऐसा। डब्ल्यूडब्ल्यूई 24 वाली बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई 24 वाली जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो बहुत तगड़ी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में भी कुछ वैसी वाइब होगी, लेकिन आ तो जाए भाई पहले, उसके बाद ये बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे दिया मैंने कि 2 महीने हो चुके हैं इस चीज को। नेक्स्ट ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में तो नहीं है, लेकिन यूएफसी से रिलेटेड जरूर है, और मेरे को लगा भाई इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो कुछ अलग ही हो गया इस समय इंडिया, मतलब कुछ प्राउड वाली बात है। तो पूजा तोमर पहली यूएफसी फाइटर बन चुकी है इंडिया से, जिन्होंने यूएफसी ऑक्टागोन में विक्ट्री रजिस्टर की है। ये डॉस सेंटोस के साथ उनका मैच हुआ था। अब इसको लेके लोग कंट्रोवर्शियल डिसीजन बोल रहे हैं कि भाई पूजा तोमर का जीतना नहीं बनता था, डॉस सेंटोस को यहाँ पे उनके खाते में विक्ट्री आती, क्योंकि जब सेलिब्रेशन भी होता उस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट भी थी कि जैसे मेरा ही हाथ ऊपर खड़ा करेंगे। लेकिन पूजा तोमर जीत गई, और उसके बाद भाई फिर कुछ अलग भी चल गया है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया, क्या बोला, जीसस क्राइस्ट उन्होंने बोला। अब लोग बोल रहे भाई बाहर जाते ही तुम अपना जो धर्म है उसको, पता नहीं भाई ये इंडिया में क्या बना देते हैं चीज़ों को, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। अच्छा खासा मैं तो सिर्फ इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि
इंडिया की कोई फाइटर है, वो जीत गई है, यूएफसी में पहली बार किसी ने विक्ट्री को सिक्योर किया है, लेकिन उस बात का पता नहीं क्या करते-करते भाई फालूदा ही बना दिया गया है। पता नहीं जो भी है, लेकिन मैं तो ये बस इसमें ये मेरे को सही लग रहा है भाई। चलो यूएफसी में भी बात हो रही है अब इंडिया की, और जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के केस में भी होता है कि भाई अपने इंडिया वाले टैलेंट्स को तो कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं भाई नहीं हमको नहीं देखना, हमको तो वही देखने। तो वैसे कुछ सिमिलर वाइब मुझे यहाँ से आई। अब देखो आगे क्या होता है, बट पूजा तोमर ने अपना नाम जरूर बना लिया, ये तो मैं कहूँगा, और उनको उनकी इस जीत के लिए लाख लाख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं भाई। तो मेरे को याद है क्लैश एट द कैसल का जब मैंने रिव्यू किया था, जब रोमन रेंज से हारे थे वो, उसके बाद टाइसन फ्यूरी के साथ उनका सेगमेंट हुआ था यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर नाच गाना कर रहे हैं। तो आज जाके उसके बारे में ड्रू मैकिंटायर ने बात करी, कहते हैं एक तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब था कि मैं क्लैश एट द कैसल में हार गया हूँ, और मेरी लाइफ का जो सबसे बुरा मोमेंट था वो तब आता जब मुझे वो स्टूपिड सॉन्ग गाना पड़ा टाइसन फ्यूरी के साथ। तो ड्रू मैकिंटायर ने आज जाके इस पर खुल के बात की, और उस टाइम पे ही लग रहा था भाई ये बंदा है इसको हारा है, कहाँ तुम बंदे को टाइम ऑफ दो कि वो दोबारा वापस आए फिर दिखे तगड़ा। लेकिन उन्होंने तो ड्रू मैकिंटायर को हराया और उसके बाद वहाँ पे गवैया भी बना दिया। तो ये ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि बहुत उनकी लाइफ का बेकार मोमेंट था। तो वो मेरे डॉट्स कुछ कनेक्ट पे पाने टाइम से, तो सोचा आपके साथ इसको शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट सेथ रॉलिंस के बारे में और बेकी लिंच के बारे में, दोनों के बारे में एक अजीब सी बात है, और अजीब सी बात यह है कि इस साल दोनों में से कोई वापस ही नहीं आएगा। तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस दोनों ही टाइम ऑफ ले रहे हैं पूरे 2024 साल के लिए, और 2025 में ही एक्सपेक्ट करो कि ये दोनों सुपरस्टार्स वापस आएंगे। अब इसके पीछे अब बेकी लिंच का तो आपको पता, मतलब उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, वो रिन्यू हो ही जाएगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन सेथ रॉलिंस के केस में मुझे ऐसा लगता तो नहीं है भाई कि उनकी रिकवरी में इतना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से वो खुद ही टाइम ऑफ ले रहे हैं ताकि वो दोबारा मतलब थोड़ा सा अपना जो मी टाइम है या फैमिली टाइम है उसको भी स्पेंड कर सके और उसके बाद वापस आए, अगर ये रिपोर्ट सही है तो। क्योंकि ये वो एज है सेथ रॉलिंस से, मतलब सुपरस्टार्स की, जब वो यंग टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा compete करना चाहता है, ताकि वो जब उनकी बॉडी ओल्ड हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले सकें। तो इस टाइम पे सेथ रॉलिंस अगर इतना लंबा ब्रेक लेंगे तो ठीक है भाई, अगर बंदे को ठीक लग रहा है हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो इंतजार कर लेंगे भाई। लो बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस दोनों मियाँ बीवी, शायद हो सकता है 2024 में आए ही ना। टामा टोंगा आए, टोंगा लोआ आए, अब जेकब फाटू ऑलरेडी साइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। अब एक और नया नाम आया है, शायद मैंने इसको डिस्कस किया है पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है किया हो तो बहुत टाइम पहले किया हो। हीकू लियो, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इनका कहा जा रहा है कि एनजेपीडब्ल्यू के साथ जो फाइनल मैच है वो हो चुका है, और अब ये आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत पहले भी इनमें इंटरेस्ट दिखाया था जनवरी महीने के आसपास, लेकिन शायद कुछ इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड हो गया था, इसकी वजह से जून तक जा रहा था। अब जून आ गया है तो शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो इसका मतलब अब शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आ सकते हैं। देखो ये अब स्टोरी लाइन में तो मैं इसको आपको पिरो के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जेकब फाटू की अगर बात करो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो फेस ब्लड लाइन में आएंगे या फिर बैड वाली ब्लड लाइन में आएंगे, दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। हेकुलियो की जो लीनियज है वैसे वो टामा टोंगा टोंगा लोआ से बिलोंग करती है, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो शायद उनको उधर जाके ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर रहा भाई, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि हेकुलियो भी एक वो नाम है जो कि इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में पॉसिबली इन्वॉल्व हो सकते हैं। और आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी जो आज के टाइम का सबसे हॉट मुद्दा रहता है, रोमन रेंस और कोडी रोड्स के टाइटल रेन का कंपैरिजन, कि कौन बेटर चैंपियन है और कौन नहीं है। तो द बेबी फेसेस पॉडकास्ट में कोडी रोड्स ने खुद इस बात को एड्रेस कर दिया कि वो क्या सोचते हैं जब उनकी चैंपियनशिप रेन या फिर रोमन रेंस की चैंपियनशिप रेन, दोनों को साथ में रखा जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है। तो वो ये बोलते हैं, देखो रोमन रेंस ने जिस टाइम पे वो चैंपियनशिप इतने साल तक रखी थी और जिस टाइम पर उन्होंने टाइटल को कैरी किया था, वो एक बहुत यूनिक टाइम था, वो कोविड वाले टाइम की बात करते हैं। लेकिन वो अपने केस में बोलते हैं कि जैसे मैंने चैंपियनशिप जीती, अगर वो पीक मूवमेंट है, वो रेसलमेनिया पीक मूवमेंट है, तो यहाँ से ये बेटर ही होती जाएगी। और वो मतलब उन्होंने बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोला कि मेरा रोमन से बढ़िया है या फिर रोमन का मेरे से बढ़िया है। वो सिंपली ये बोलते हैं कि जो मैच मैंने एजे स्टाइल्स के साथ किया, मैं वैसा अपने आप को एज चैंपियन रिप्रेजेंट होते हुए देखना चाहता हूं, जबकि रोमन रेंस के केस में वो चीज़ बिल्कुल अलग थी। तो मतलब उन्होंने ये बोला कि कोई मतलब क्लियरली नहीं बोला, लेकिन क्लियरली ना बोलते हुए वो बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई फेयर कंपैरिजन नहीं है कोडी रोड्स और रोमन रेंस का। टू बी ऑनेस्ट भाई, अभी तो बहुत दूर दूर तक भी कंपैरिजन करने का कोई वो लॉजिक भी नहीं बनता, क्योंकि 4-5 साल का रेन, भाई 4-5 साल का रेन होता क्या है, जिस सोच के भी लगता है कि हाँ हमने अपने डब्ल्यूडब्ल्यू कार्यकाल में उसको लाइव देखा था। ये तो ऐसी बात है जिसको हम आगे जाके बता सकते हैं। तो कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली भाई रोमन रेंस ही आ गए, बट अभी मेरे ख्याल से देखते हैं आने वाले कुछ टाइम में वो करते क्या है, क्योंकि उस रोमन रेंस के रेन के आसपास तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार। उससे आगे जाना तो दूर की बात, क्योंकि फिर तुमको उतना लंबा रेन भी रखना पड़ेगा, और इतना एंटरटेनिंग कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि रोमन रेंस सिर्फ वो अकेले रीजन नहीं थे, पूरी ब्लड
ब्लड लाइन की स्टोरी, पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर, ऐसे-ऐसे उनको अलग-अलग मैचेस मिले थे, अलग-अलग स्टोरी मिली थी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो अलग ही लगता था। ऐसा लग रहा था कोई मूवी चल रही है, कोई वेब सीरीज़, कोई सिनेमा जो टर्म आई थी यहाँ पे। तो मैं तो इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा, अगर आपकी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है इसके ऊपर तो आप वो बता सकते हो। स्क्रीन पर अभी आपको इंडिया-पाकिस्तान के मैच की वीडियो दिख रही होगी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।